साहित्य अकादमी की वेबलाइन साहित्य श्रृंखला के अंतर्गत आज हिंदी की प्रतिष्ठित कथाकार और कवयित्री, प्रख्यात विचारक, आदरणीय क्षमा कौल जी हमारे इस कार्यक्रम में, कथा संधि कार्यक्रम में हमारे साथ हैं। मैं बहुत ही आदर के साथ क्षमा कौल जी का इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं। मैं संक्षेप में क्षमा जी का आप सभी से परिचय करवा देता हूं, हालांकि वे किसी परिचय की मोहताज नहीं है। आपका जन्म 17 जुलाई 1956 में श्रीनगर कश्मीर में हुआ। कश्मीर विश्वविद्यालय से धूमिल पर एमफिल के बाद पटना विश्वविद्यालय से हिंदी की युवा कविता पर आपने पीएचडी किया। अब तक आपकी कई पुस्तकें प्रकाशित हैं, जिसमें कुछ प्रमुख हैं समय के बाद, जो 1997 में प्रकाशित हुई और एक डायरी के शक्ल में है। बादलों में आग 2000 में ये कविता संग्रह प्रकाशित हुआ, और बहुत ही चर्चित उपन्यास दर्दपुर ये सन 2004 में प्रकाशित हुआ था। धर्मपाल शोधपीठ भोपाल से आतंकवाद और भारत शीर्षक से एक पुस्तिका वर्ष 2012 में प्रकाशित हुई। निक्की तवी पर रिहर्सल शीर्षक से एक नया उपन्यास आपका प्रकाशित हुआ है, और गहरे कत्थई रंग का मखमली फिरन शीर्षक से एक कहानी संग्रह जल्दी ही प्रकाशित होने वाला है। हिंदी की लगभग सभी प्रमुख पत्र पत्रिकाओं में आपकी कविता, कहानी, साक्षात्कार, डायरी और समीक्षाएं प्रकाशित हुई हैं। विस्थापन, जलावतनी, आतंकवाद, साहित्य संस्कृति, राजनीति के समकालीन चरित्र, मानवाधिकार, बाजारवाद के सवालों पर नियमित रूप से आपका लेखन देश भर में चर्चित रहा है, और अलग अलग मंचों, विश्वविद्यालयों और साहित्यिक कार्यक्रमों में, सामाजिक कार्यक्रमों में आपने अपनी आवाज बुलंद की है। दर्दपुर का गुजराती भाषा में अनुवाद हुआ है। विभिन्न मान और सम्मानों से आप अलंकृत हैं। कश्मीरी काव्य के अनेक महत्वपूर्ण कवियों की प्रतिनिधि कविताओं के हिंदी में अनुवाद के साथ ही आपने अंग्रेजी के अलावा चुनिंदा कविताओं का बांग्ला, तेलुगु, मराठी, मलयालम, गुजराती, पंजाबी भाषा में अनुवाद हुआ है। कश्मीर केंद्रित लेखों का एक संग्रह भी आपका जल्दी ही प्रकाशित होने वाला है। हम बहुत ही आदर के साथ क्षमा कौल जी का स्वागत और अभिनंदन करते हैं। मैं बहुत ही आभार व्यक्त करता हूं क्षमा जी का कि आपने साहित्य अकादमी का यह आमंत्रण स्वीकार किया। अब मैं रचना पाठ के लिए आमंत्रित करता हूं प्रख्यात कथाकार क्षमा कौल जी को। धन्यवाद कुमार जी। मेरी कहानी का शीर्षक है पूर्वलोक। प्रद्युम्न का तबादला श्रीनगर हो गया है। सेना अभियांत्रिकी में कार्यरत होने के कारण उसे अपनी नौकरी में हो रहे तबादलों की अनिवार्यता का पता है। अतः वो नौकरी की 2 माह की पहली खेप के बाद आज ही बटरबालियां उधमपुर अपने शरणार्थी शिविर में वापस लौट आया है। परिवार में प्रसन्नता इस तरह छाई है मानो किसी अनजान, अबूझ, ध्वंसकारी उपग्रह से वो सही सलामत लौट आया हो। उसके पास जो बातें हैं वह सब उसके सुनने वालों के लिए असामान्य और अजीबोगरीब हैं। रोंगटे खड़ा कर देने वाले अद्वितीय किस्से हैं, हैरत अंगेज निर्णयों तक पहुंचाने वाली चश्मदीद गवाहियां, नई नई बातें जो वहां के लोग करते हैं, विचित्र विचार जो वे लोग रखते हैं। ये वस्तुतः वो लोग है जहां से वो पूर्व जन्म से सशरीर आया, जहां के रास्ते, घर, पड़ोसी, मंदिर अर्थात सब कुछ उसे पता था। अतः वहां के वृत्तांत को सुनने के लिए उसके आसपास उन लोगों का जमावड़ा लग गया जो स्वयं भी उसी लोग के थे और वहां से सशरीर आए थे। वहां की बारीक से बारीक बात, साधारण से साधारणतम सूचना तक के लिए वे तरसते थे। वे इस बात के लिए भी तरसते थे कि उनके पूर्व जन्म के घर अब किनके घर हैं और मंदिर किनके पूजन से सुवासित उद्भाषित। मैं तुलमुल गया था। उसने एक बड़ी सी सूचना का विस्फोट किया और क्षण भर के लिए रुक गया, मानो वो अपने आसपास जिज्ञासु शिशु से वाक्य का अर्थ मैं समझ गया या नहीं जानने के लिए उचित विराम दे रहा हो। पर शिशुओं के मुंह खुले के खुले थे, आंखें फटी, मानो वाक्य का वो हिस्सा न कहा हो प्रद्युम्न ने जिससे अर्थ निकालना संभव हो। उसका काल, लिंग और स्थान स्पष्ट न हो। वहां लार गांव से आया एक घर रह रहा है, अर्थात माँ ने पूछा। मतलब मैं घर गया था, वहां की बात बता रहा हूँ। इन शब्दों की प्रक्षेपास्त्री मार बेहद गहन थी। पत्नी का अवाक स्तंभित चेहरा और माँ एक घुटी घुटी चीख चीखी।
तुरंत इस सूचना के आघात से उबरने के प्रयत्न में ही माँ ने फिर पूछा, तुम्हें देखकर क्या किया उन्होंने? अच्छा नहीं लगा उन्हें। ये अगला विस्फोट था, किंचित प्रत्याशित, मगर नहीं चाहती थी प्रद्युम्न की माँ इसे सुनना। ये वास्तव में हो चुका विस्फोट था, पर प्रद्युम्न की माँ चाहती थी कि इसे न सुना हुआ माने। न सुने कुछ कान बंद करे, न देखें कुछ आंखें बंद कर, कल्पना में भी न देखें कुछ, किंतु तब भी आंख और कान बंद न करे। या मानो कह रही हो प्रद्युम्न से कि बेटा, तुम्हें पता है ये कितनी घातक सूचना है, मेरे दिल की धड़कन बंद हो सकती है, इसलिए कुछ बोल, कोई झूठ मेरा दिल रखने के लिए ही। पर प्रद्युम्न लिहाज मानने की न मानने की ठान चुका है। वो ऐसे विस्फोटों के रासायनिक रिसाव से बच बच निकला है कि अपनी बमुश्किल सांसों पर अपनी गहराई में उतराते हुए गनीमत का भाव रखता है। उन्हीं सुतीव्र सांसों को सुदीर्घ करते हुए उन्हें संयत क्रम में पहुंचाने के लिए, अतः वो भार बांटना चाहता है, सच्चाई का भार। जो भी हो, उसने निष्कर्ष निकाला था कि उसकी समूची बरादरी जब इस लोक में रही थी, तो वो एक मायावी झूठ में रह रहा था। सब के सब इस झूठ का अवलेख तैयार करने के उद्यम में इतने थके और तंद्रिल हो चले थे कि वो सत्य बन चुका था। सत्य उनकी विवशता के चलते तिरस्कृत होना नियति हो चुका था। आपको देखकर क्या प्रतिक्रिया की उन्होंने? बुरा लगा। अच्छा, हाँ, फिर फिर क्या? मैं भी देखने लगा कमरे, छत, खिड़कियां, कोई चीज सीधी और साबुत रखी ही नहीं थी, जबकि उसमें रहते भी है। कोई खरीदने-वरीदने की बात की उन्होंने? हाँ, 50,000 ज़्यादा से ज़्यादा। हाय 50,000, 50 लाख भी कोई दे, तब भी मूल्य पूरा न पड़े। हे भगवान, क्षय कर दे उनका। पत्नी विलाप करने लगी और माँ की आंखों को देख ऐसा लगने लगा कि अभी बाहर को फटकर जमीन पर आ गिरेंगी। वो भी बख्शिश की तरह, तरस के मारे, वरना कुछ भी नहीं। उसने पुनः कहा, कागजों के लिए, ताकि जायदाद वैध हो जाए। नहीं भाई, उन्हें इस किस्म का कोई भय नहीं, कागज वे नए निकलवा लेंगे। हम कौन होते हैं? पर मैंने कह दिया कि मुझे नहीं बेचना घर। हम वापस आएंगे, जल्दी ही आएंगे। अंतिम वाक्य की अंतिम ध्वनि सुदीर्घ करते हुए प्रद्युम्न माँ को निहारने लगा, जो अब अपनी कठोरतम और कटुतम जिज्ञासाएं अपनी पुत्र वधू के माध्यम से कर रही थी। तेजाब के घूंट पर घूंट निगल रही थी। उसे अपना मुख टेढ़े से और टेढ़ा प्रतीत होता लग रहा था। प्रद्युम्न सब कुछ भांपता हुआ बोल रहा था और फिर अगली जिज्ञासा का उत्तर देने के लिए असह्य मौन को साक्षात व्यतीत होते देखने लगा। माँ ने चेहरे पर गहरी रेखाएं खींची, जताते हुए कि हाँ, जाएंगे हम वहां, पर कैसे, कब और कहाँ? क्यों असंभव की संभावनाएं कर रहे हो पुत्र? इस खतरनाक मौन के भवसागर से तरने के लिए प्रद्युम्न ने स्वयं ही कहा, तब मैं सामने की गौशाला में भी घुसा। वहां जो लड़का था उससे पूछा, छत क्यों तोड़ी है भाई? सुना है तुम तंजीम के आदमी हो, बनवा देते। अभी तक माँ के कपोलों पर अश्रु की 2 बूंदों ने धार का रूप धरा था, और तीसरी बूंद बनते ही निरंतरता बनने लगी। प्रद्युम्न ने स्वयं को अविकार युक्त रखा। माँ के ये आंसू उसके परिचित हो गए थे, अतः न वो माँ को ढाढ़स बंधाता, न ही शब्दों में कोई झूठ मिलाकर सत्य का तेजाब कुछ कम करता। वो बोला, अरे नहीं पंडित जी, तंजीम का आदमी नहीं हूँ अब। मैंने उसका उनका संग छोड़ दिया। कब का? मैं अब तंजीम में नहीं, वल्लाह खुदा की कसम। तो फिर छत क्यों नहीं बनवाते? रहते तो हो। बेच दो, कीमत ले लो, छत बना देंगे। जब मैंने कीमत बताई तो वो सुअर ऐसा हंसा कि मैं उस हंसी से ही निस्फ से ज्यादा बेहिस हो गया। इस राक्षसी हंसी को हंसने के बाद तुरंत वो बोला, 10,000 दूंगा पंडित जी, मकान समेत दे दो तो लमसम 50,000 छुट्टी। ऐसा बोला वो बेरहम। वैसे उसे डर काहे का? मकान हथियाने में किसी का नहीं, आर्मी का भी नहीं, जबकि कैंप वहां पास में ही है।
पर नहीं है उसका खौफ उन्हें। आर्मी के पास कुछ ताकत नहीं, दिखाने के दांत है। सेना के बहुत से अफसर हथियारों को पकड़ने का नाटक करते हैं, आतंकियों के सशस्त्र समर्पण की फिल्म दूरदर्शन के लिए बनाते हैं और फिर वही शस्त्र आतंकियों को ही वापस भेजते हैं। ऐसा सेना के औचित्य और वास्तविक कर्म पर चिंतन करने वाले निस्सहाय सैनिक या तो अवसादग्रस्त हो जाते हैं या आत्मघात की शरण में जाते हैं। अपनी अपनी निरर्थकता एवं शस्त्रगत शास्त्र के अपमान को अपनी देह के साथ भस्म कर डालते हैं। यूं चलता है खेल रक्षक और भक्षक का। दिल्ली की राजनीति ही ये करती है। हाँ हाँ, निसंदेह, पड़ोसी तंबू का रतनलाल बोला। माँ चुप और सूखी पथराई आंखों वाली मूर्ति में बदल चुकी थी। तबीयत ठीक है ना माँ? कहते हुए प्रद्युम्न ने फुसफुसाते हुए पत्नी से कहा, दवा खिला दे, सो जाएगी। माँ को हिलटाने में वो पत्नी की सहायता करने लगा और रतनलाल भी उठकर देखने लगा कि इस काम में वो उनकी क्या सहायता कर सकता है। किस्मत से ये जनवरी का मास है, गर्मी का प्रकोप नहीं, अभी तो कड़ाके की ठंड है। तंबू के छिद्रों से प्रकाश के साथ शीत के तीर भी आ घुसते हैं, मगर तब भी वह गनीमत है। जम्मू में जनवरी खुद में ही गनीमत है। माँ के सो चुकने, लगभग बेहोश हो चुकने पर प्रद्युम्न को बाहर मुक्ति का सा एहसास हुआ। पत्नी को चाय बनाने का संकेत देते हुए वो अब ज्यादा सुविधा से पीछे ट्रंक से पीठ का वृतांत कहने लगा। पहले पहल आर्मी ईमानदार थी, पर अब पूरी की पूरी बेईमान नहीं, पर बेईमानी वहां फैली जरूर है। घूस और भ्रष्टाचार। जब मैं बाहर निकला तो दुकानदार अली मिला। उसका पिता मर गया है। अली काफी बड़ा हो गया है। उसके 5 बच्चे भी बड़े बड़े हो गए हैं। तौबा तौबा, 5 बच्चे! पत्नी ने ऐसे आवाज निकालकर कहा मानो अपनी पूरी कोशिश से अली तक अपनी राय उसके बच्चों की संख्या को लेकर पहुंचा ही पाई हो। दुआ सलाम हुई, कस के गले से लगा, फिर गौशाला को कब्जाने वाले मोहम्मद का किस्सा बताने लगा, जिसने तंजीम छोड़ी है। अच्छा अच्छा, पत्नी स्टोव से उठ रही लपटों पर पूरा ध्यान रखते हुए बोली, ताकि अली के बच्चों की संख्या पर अपनी राय देने से जो प्रद्युम्न की वाणी का प्रवाह टूटा था, जिससे उत्पन्न खींच को प्रद्युम्न मुख के भाव से चुपचाप बोला था, मानो उसका खेद हो, मानो आगे वो इस प्रकार के विघ्न नहीं डालेगी, पति को निर्बाध सुनेगी और चाय बनाने के साथ उसका एक आशावादी सामंजस्य निर्माण करेगी। कि एक बार वो आर्मी की जद में आया, दिन रात कड़ी तफ्तीशें होने लगी। फिर बूढ़ा बाप वहां आ पहुंचा, दूर से ही हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगाता हुआ। एक जोरदार नारा और एक जोरदार कश्मीरी संकेत कि सालो चुप और दूर रहना, टांग नहीं अड़ाना। मेरे पास बेटे को छुड़ाने का इससे बड़ा नुस्खा नहीं, ये बुद्धि का खेल है। देखो तो, भीतर गया नारे गुंजाता हुआ, पहले से कहीं ज्यादा ऊंची आवाज में। जो ही कैंप में घुसा तो रोने लगा और रोने की धुन पर बोला, सचमुच रोया, खूब जार जार रोया और बोला, जनाब मेजर साहब, मेरा बेटा हिंदुस्तान के खिलाफ जाएगा। साला ससुरा मेरा बेटा झूठी जिहाद करेगा, वतन से गद्दारी करेगा, नमक हराम कहीं का। मैं उसे खुद ही मार डालूंगा गद्दार कहीं का। मगर प्रद्युम्न जी, वो प्रद्युम्न को ऐसे ही उच्चारण करते। क्या बताऊं बुड्ढे ने क्या साफ नाटक किया कि मेजर बेचारा हक्का बक्का रह गया। बेटे की कोठरी में बाप को जाने दिया। पहुंचते ही बाप कश्मीरी में बोला, मैं तुम्हें जूते मारूंगा, गालियां दूंगा, सहना, छुड़ाने आया हूं नाफलक। बेटे का रंग बाप को दूर से आते हुए पहले जो उड़ चुका था, धीरे धीरे लौट आया। बूढ़े ने पैरों से जूते निकाले और लगा बेटे को ताबड़तोड़ मारने कूदने। इतना साफ नाटक प्रद्युम्न जी कि मेजर साहब को विश्वास हो गया कि बूढ़ा ईमानदार है, सच्चा हिंदुस्तानी है, क्योंकि पुराना मुसलमान है। छोड़ दिया, हिदायत देते हुए कि आगे कभी न करे तंजीमी, बाप के नक्श कदम पर चले। तो तंजीम छोड़ी? नहीं भई, तंजीमी है, जरा और खुफिया ढंग से दोबारा पकड़ा गया, तब तक बूढ़ा मर गया था। फिर 4 साल बाद
छूटा, अब तो पकड़े जाने और छूटने का सिलसिला ही चल पड़ा है। मुजफ्फराबाद के रास्ते से पाकिस्तान जाता है, अब तो वो उसकी रोजी रोटी का भी सवाल बन चुका है। इंदिरा नगर में एक पंडित की 7 कनाल जमीन खरीदी है और 1 कनाल की कीमत वहां पता है क्या है? नहीं, क्या है? 1.5 से 2 करोड़। पर तुम भी तो उसी के दीन के हो, मुझे क्यों बता रहे हो ये सब? मैंने उससे पूछा। क्योंकि मैं सच्चा हिंदुस्तानी हूँ, पाकिस्तानी नहीं। क्या ऐसा सचमुच था? रतन लाल ने बोलते बोलते अपने प्रश्न की मासूमियत पर भी सोच लिया। अरे उसे जलन हो रही थी कि मेरी गौशाला उसने क्यों कब्जाई, उसी ने क्यों नहीं। और क्या, और एक बात, क्या बातों का तरीका ही दूसरा है। संकेतों की भाषा बदल गई है। ईद के दिन जाली नोटों का एक महासमुद्र बाजार में उतरा। कोई इस जाली नोट को लेने से इनकार नहीं करेगा, जो करेगा वो मरेगा। जब नोट आगे नहीं चलेगा, चलेगा ही चलेगा। आगे राज्य के बैंक में एक ऐसा प्रकोष्ठ है जहां वो जाली नोट सही नोट के साथ अदला बदल होगा। जाली नोटों को रिजर्व बैंक में सोहा स्वाहा किया जाएगा। ये बात राज्य से राज तक तय है। एक दबी दबी खबर आई थी कि रिजर्व बैंक ने 28,000 करोड़ के जाली नोटों को भस्म किया। रतनलाल ने माथे को हथेली से छुआकर मुंह आश्चर्य से खोल दिया। गरज हिंदुस्तान की मिट्टी पलीत हो रही है। मैं तो पहले हक्का बक्का मगर अब दिल का पक्का होकर आया हूँ। हमारा वतन सबसे पहले तबाह है, फिर ये काहे का अपना देश। जो अब व्यवस्थित और वेग से चल रहा था, उसकी ऊष्मा और आवाज से उदासी कुछ कुछ कम हो गई थी और जीवन का आभास सा खिलने लगा था। आंगन का मंदिर ठीक ठाक है ना? प्रद्युम्न की पत्नी ने सहसा पूछा, मानो वहां की याद एक आघात की तरह आई हो। आंगन में बह रही छोटी सी नदी के तट पर उसके ससुर द्वारा मंदिर, क्या हुआ होगा उसका? स्त्री का ध्यान आस्था पर निर्विघ्न जाता है कि मंदिर आखिर कैसा होगा जिसने शिवलिंग स्थापित किया है, जिसमें शिवलिंग स्थापित है। छोटे छोटे अनगढ़ पत्थर शालिग्रामों के रूप में सजे हैं। गणेश जी से मिलती जुलती पत्थर की मूर्ति एक दिन उसके ससुर ने रागी के प्रांगण से उठा कर लाई थी और मंदिर में प्रतिष्ठित की थी। उस पर ढेर सारा सिंदूर लगाकर। फिर एक नंदी महाराज हरिद्वार से खरीद कर लाए थे। फिर एक सिंहस्थ शशिशेखर पार्वती मूर्ति, ये 2 ही मूर्तियां वे खरीद कर लाए थे। बाकी सारी मूर्तियां उन्हें उसी परिसर में प्राप्त हुई थी। मकान की नींव बनाते हुए जुगाड़ से कुछ अड़ गया था। मजदूर ने ढंग से खोदा और देखा 1 फुट गोलाई और लगभग 1.5 फुट ऊंचाई वाला शिवलिंग है, काला और सुगढ़। उसके ससुर प्रसन्न थे, चकित थे, उदास और धर्म संकटग्रस्त भी। मन में एक शुभ शकुन से के आह्लाद से संवेष्टित लिंग पर कई जख्म थे, फिर भी अधिकतर शिवलिंग ठीक और अक्षत था। देखने पर यह तय पाया गया कि लिंग को दीर्घ काल तक जल स्नान कराया गया है, किंतु लिंग का मूल स्थान टूटा है, जिससे यह समझ में आ रहा है कि अपनी प्रणाली से अलग कर तोड़ा गया है। अपनी बुद्धि से तरकीब लगाकर उन्होंने अलग अलग स्थानों पर और खुदवाया और कुएं की बगल में एक और वृत्ताकार पत्थर मिला जिसका केंद्रीय गोलक कटा था। प्रद्युम्न के पिता और अन्य सभी को समझने में देर नहीं लगी कि शिवलिंग इसी प्रणाली का है। उस रात उन्होंने अपने घर में घोषणा की कि हो ना हो इस जमीन पर कभी मंदिर रहा है, जो या तो ध्वस्त हो गया है या किया गया है। घर बन जाए तो वो वापस नदी के तट पर मंदिर बनवा देंगे। किया भी वैसा ही। नदी तक जोड़ने के लिए 3 सीढ़ियां भी बनवा ली। छोटा सा मंदिर मोहक बन गया। दीप धूप सुवास से दिव्यता का भास मंडराने लगा। अद्भुत संयोगों से संयुक्त ये ये घर, सिंधु की छोटी सी नदी, उसके तट पर ये छोटा सा मंदिर जिसका निर्माण सहज और अनिवार्य। अनायास से स्मृति गंध उसकी पत्नी को घेरने लगी। वो सोचने लगी कि पता नहीं मंदिर के बारे में वो प्रद्युम्न से क्या सुनेगी। इतनी विराट और प्रसिद्ध रागी के मंदिर को बचाने के लिए सेना ने पूरा का पूरा एक कंधावार ही लगा रखा है। तब भी उसका तोरण द्वार गोलियों से भीषण छलनी है।
तब ये बेहद नगण्य सा मंदिर मामूली सा लुका छिपा ध्वस्त हुई सामग्री से निर्मित पुनः ध्वंस को ही समर्पित मंदिर के प्रश्न का बहुत ही संक्षिप्त सा उत्तर दिया प्रद्युम्न ने। चाय बन गई, कुछ नहीं रहा, कुछ नहीं रखा वहां के समाचारों में हमारे लिए। नौकरी के मारे जाना ही है, नहीं तो तुम्हारा मंदिर अब मुर्गी खाना है। शिवलिंग आदि इत्यादि सिंधु नदी में अब चैन की नींद सो रहे हैं बेचारे। बेचारों का पहले जमीन के नीचे से उतार हो गया था। उस तंजीमी मोहम्मद ने कहा कि वो कैसे रहता उधर, मूर्तियां नापाक होती हैं, इसलिए उन्हें सबसे पहले पानी में गायब कर दिया। वहां मुर्गियों और उनके चूजों को जगह मिल गई, जो बखुदा बड़े काम की चीजें हैं। भयानक तीखी गंध आ रही थी मुर्गी बीट की वहां से। प्रभु इच्छा, प्रद्युम्न ने ये बातें तोड़ तोड़ कर कही, मानो निसहायता को आत्म प्रताड़ना बना लिया हो उसने। प्रद्युम्न की पत्नी खड़ी खड़ी टूट सी गई। उसके अंतःकरण में जो दिव्य सुवास डर डर कर मंडरा रही थी, उसकी जगह अब असह्य मुर्गी बीट की दुर्गंध, मुर्गियों चूजों तंजीमी के शब्दों क्रियाकलापों आदि ने ली, और वो एक भंवर में फिर फंस गई। वो गहरी चेतना में उतर कर स्वयं को समझाने लगी, दुर्गंध से स्वयं का उद्धार करने लगी और स्मरण करने लगी कि चाय परोसने की प्रक्रिया के किस चरण पर उसकी बाहरी गतिविधि पहुंची है। बहुत बहुत धन्यवाद क्षमा जी। आपने जिस तरह से इस कहानी का पाठ किया, और ये कहानी इतने संकेतों से भरी हुई है, इतनी मार्मिक कथा, अपनी जड़ से उखड़ जाने की जो एक पीड़ा है, और जब वो अपने ही घर पर जाता है और उसको बदला हुआ देखता है, आपकी ही कहानी का एक वाक्य कि मंदिर से मुर्गी खाना तक बन जाने का ये जो पूरा भीषण त्रासदी भरा ये माहौल रहा, और इस जिसको आप सभी ने अपनी आंखों से देखा है, झेला है, और उसकी जो पीड़ा है वो कश्मीर के तमाम विस्थापितों के मन में जिस तरह आज भी पूरी तीव्रता के साथ जागृत है, वो इस कहानी में देखने को मिलती है। और ये कहानी हमारे पूरे समाज की आंखें खोलने के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण अहम किरदार अदा करती है। इसके बहुत सारे पात्र हैं जो वहाँ के जो वहाँ का पूरा माहौल है उस पर बहुत तरह से टिप्पणी करते हैं, पक्ष में भी और विपक्ष में भी, अपने फायदे के लिए भी। वो कैसे हमारी जो महान सेना है उसका किस तरह से उसका अपमान करते हुए, उसका अपने पक्ष में इस्तेमाल करते हुए अपने बच्चे को जब वो छुड़ाने जाता है पात्र आपका, तो ये कहानी वहाँ के पूरे व्यक्तित्व को, उस पूरे समाज के व्यक्तित्व को हमारे सामने अया कर देती है। मैं इस बहुत अच्छी कहानी पाठ के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। आपने हमारा ये आमंत्रण स्वीकार किया, मैं इसके लिए बहुत आभारी हूँ। क्षमा मैं जी के मैं साहित्य अकादमी की बहुत आभारी हूँ कि आपने मुझे ये अवसर दिया। बहुत 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 धन्यवाद आप बहुत बहुत साहित्य अकादमी का। बहुत बहुत धन्यवाद क्षमा जी। ये सिलसिला ऐसे ही जारी रहेगा, और मुझे पूरा भरोसा है कि हम जब भी आपसे अनुरोध करेंगे आप हमारे लिए समय निकालेंगी। मैं अवश्य अवश्य, ये मेरा मैं सौभाग्य होगा ये, मैं इससे साहित्य बड़ी बात। अकादमी की ओर से पुनः क्षमा जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। नमस्कार। धन्यवाद। नमस्कार।